गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th में बच्चे स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं कृतिका, हिंदी में कृतिका भाग 2 की पार्ट 2 में जाट पंचम की नाक। कमलेश्वर ने इस स्टोरी को लिखा है, कहानी को, और इस कहानी का आज लेक्चर 2 हम पढ़ेंगे। भाग 2 जाट पंचम की नाक के बारे में कल हमने बताया ही था। फिर किस तरह से इस देश के जो हमारे सरकारें हैं, देश की जो सरकार है, जाट पंचम की नाक के लिए कितना बदहवास है, और उनकी मानसिकता को लेखक दर्शाता है कि वास्तव में ये भारतीय लोगों की मानसिकता क्या है, उनकी मानसिकता जाट पंचम की नाक को लेकर क्या है। ये एक प्रकार से ये संस्कृति है, ये सभ्यता भी है कि लेखक के अनुसार कि हम भारतीयों में जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, एक प्रकार से देखो तो आज भी भारतीयों में भरी मूर्ति पूजा का प्रचलन अपने हिंदुस्तान में है। भारतीयों में हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के अंदर, भारतीय के अंदर माने मूर्ति की जो पूजा है, इसका प्रचलन है कि नहीं। तो ये कह लीजिए कि एक प्रकार से यदि कोई मूर्ति की नाक टूट जाती है किसी व्यक्ति की, वो महान व्यक्ति, और महान व्यक्ति को भारतीयों की जो सोच है, मानसिकता है, वो महान व्यक्ति को एक ईश्वर का दर्जा देते हैं। महान व्यक्ति को एक ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। कहानी में ये जो लोग जाट पंचम की नाक के लिए इतना तर्क कर रहे हैं, इनकी यह मानसिकता को दर्शाता है। यह इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि किसी व्यक्ति की मूर्ति ही भले क्यों न हो, वह महान है तो वह भगवान के समान है। क्योंकि मूर्ति पूजा भारत का प्रचलन रहा है, मूर्ति पूजा भारत का प्रचलन रहा है। तो अब समझ में आया ना बेटा। सभापति ने तहस में आकर कहा, माने चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ निकल गए हैं कि जाट पंचम की नाक, क्योंकि आने वाली हैं महारानी रानी एलिजाबेथ आने वाली हैं हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान आने के पहले ही सबसे ज़्यादा परेशान हुआ दर्जी कि कैसे इनके हम कपड़े को बनाया, माने किस तरह के कैसे कपड़े बनाएं। हिंदुस्तान में जाएंगे तो क्या पहनेंगी, नेपाल में जाएंगे तो क्या पहनेंगी, पाकिस्तान में जाएंगे तो क्या पहनेंगी। यह दर्जी की मानसिकता है उनके कपड़े को लेकर। और यहाँ जो अधिकारीगण हैं, सरकार दिल्ली की, इनकी बदोहवास में सब खो गए कि एलिजाबेथ आ रही हैं और जाट पंचम की नाक टूट गई है, नहीं है, गायब हो गई है। जाट पंचम की नाक ही गायब हो गई। नाक गायब हो जाना, कट जाना, टूट जाना, ये बड़े शर्म की बात है। तो ऐसे में ये चारों तरफ से जब हल्ला हो रही है, तो जो मीटिंग हुई, सभा बुलाई गई, सभापति ने तहस में आकर कहा सभा के मध्य, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं। लानत है, सभापति ने, सभा का पति अर्थात सभा का मालिक, लानत है अपनी अक्ल पर, आपकी अक्ल पर विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। जब हिंदुस्तान में बाल डांस माने बच्चों के नाचने तक का खेलना
सब मिल जाता है तो ये पत्थर तो बड़ी चीज़ है, क्यों नहीं मिलेगी। तो मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था, मूर्तिकार चुप खड़ा था बेचारा। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। जब कहा कि हिंदुस्तान में हर चीज़ें मिल जाएंगी तो मूर्तिकार की जान में जान आ गई कि चलो भाई मिल जाएगी तो हम लगा ही देंगे, नहीं तो हमको भी सर में से पानी पानी हो गए थे कि हम पूरे पहाड़ छान मारे और उस किस्म का हमें पत्थर ही नहीं मिला। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। देखिए ये है सर, एक विशेषता देख लीजिए और एक माने गुण ही समझ लो। भारतीय हिंदुस्तानियों का गुण है, क्वालिटी, कि कहते नहीं नकलची हिंदुस्तानी होते हैं, हिंदुस्तानी नकलची बहुत होते हैं। तो इसमें देखिए आपको तर्क समझ में आ जाएगा कि रियली वास्तव में हिंदुस्तानी नकली होते हैं, वो नकलची होते हैं। कि जब देखिए सभापति ने इसीलिए कहा था, सभापति ने इसीलिए कहा था कि यदि माने बाल डांस जब मिल जाता है हिंदुस्तान में तो पत्थर है, और विदेश क्या अंग्रेजों की हमने सारी चीज़ें तो इस्तेमाल कर चुका हूँ। उसके बाद ये सब बातें सुनी तो उसके चमक आई जब मूर्तिकार में, तो उसने कहा कि ये मीटिंग हुई, दरवाज़ा बंद कर दिया गया और कहा गया कि अगर आप लोगों की राय हो तो बहुत से अपने नेताओं की मूर्तियाँ पत्थर वाले मूर्तियाँ हैं, अगर फिट बैठे तो उसमें की नाक काट ली जाए, लेकिन किसी को इतराज ना हो तब। देखिए अच्छा चलो पढ़ लो तो हम बताते। मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। इस मूर्ति पर अपने नेताओं के, अपने देश की जो मूर्तियां हैं अपने देश के नेताओं की अगर ठीक बैठे लाट पर, माने इसकी मूर्ति पर नाक पर सटीक बैठे तो उसकी मूर्ति को से नाक उतार लिया जाए और उसको बैठा दिया जाए। देखिए अपनी नाक बचाने के लिए ही अपनी नाक कटा रहे, तर्क समझो, अपनी नाक कटाने के लिए अपनी नाक बचा रहे, अपनी नाक बचाने के लिए अपनी नाक कटा रहे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अपनी नाक बचाने के लिए अपनी नाक कटा रहे। अगर इजाज़त हो तो हाँ। तो सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। एक क्षण तो बदहवासी मतलब हक्का बक्का हो गया, क्या कौन तारने देगा। फिर उसके बाद फिर इजाज़त, हाँ तो दिल्ली से, हाँ उसकी आंखों में एक क्षण बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी, माने सब खुश हो। सभापति ने धीमे से कहा, माने सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, बहुत होशियारी से उतारना, नहीं तो कोई जान जाए तो फिर क्या हो। तो बहुत होशियारी से, होशियारी से। और मूर्तिकार की देश दौरे पर निकल पड़ा। मूर्तिकार देश दौरे पर, देश दौरे मतलब पूरे देश में घूमने लगा उन मूर्तियों को ढूंढने के लिए, भारतीय उन मूर्तियों को ढूंढने के लिए जिसकी नाक जाज पंचम की नाक से तालमेल करती है, माने मिलान करती है। उसके लिए देश दौरे पर निकल पड़ा। जाज पंचम खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। जाज पंचम की खोई हुई नाक, जाज पंचम की जो नाक खो गई थी, गुम हो गई थी, उसका नाप उसके पास था, माने मूर्तिकार के। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी
गोखले, तिलक, शिवाजी, कांवस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली। ये सब अपने देश माने नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नापजोक की और बिहार की तरफ चला। माने चारों कोनों पे जा रहा देश के, बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। हाँ, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आज सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों में से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जाज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। जाज पंचम की नाक से हिंदुस्तान की जितनी भी मूर्तियां थी सबकी नाक बड़ी, सबकी नाक लंबी थी। जाज पंचम की नाक से सबकी नाकें बड़ी थी। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि इनका सम्मान से ले लीजिए तो इनसे ज़्यादा सम्मान भारतीयों का है, जो इतनी बड़ी बड़ी नाक लेकर रखे। मतलब इनकी बड़ी बड़ी नाकें हैं, बड़ी बड़े सम्मान हैं, इसलिए बड़ी बड़ी नाकें हैं। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं जो शहीद हुए थे सन 42 में स्वतंत्रता की लड़ाई में। जो बच्चे शहीद हो गए थे उनकी मूर्तियां स्थापित हैं, मानी मूर्तियां हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, नहीं भी शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा। फिर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। बच्चे की भी नाक जाज पंचम की नाक से बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं? माने मूर्तिकार ने कहा आप क्या करें? बड़े तो बड़े निकल गए जाज पंचम की नाक से, फिटे न बैठी, बड़े के कारण। छोटे बच्चों को मेल लगाया तो वो भी जो है नाकें बड़ी हो गई, तो बड़ी बैठती हैं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जाज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया। राजधानी में सब तैयार थे, दिल्ली में सब, नई दिल्ली सब तैयारियां हो गई। जाज पंचम की लाट को, लाट मूर्ति बताया है, याद कर लो, लाट मूर्ति को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं। माने मूर्ति को हर तरह से सजा दिया गया था सिवाय नाक के। बात फिर बड़े कामों तक पहुंची, माने बड़े ओहदों के अधिकारियों तक। हाँ, बड़ी खलबली मची। अगर जाज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात थी। अगर ये पता चल गया कि जाज पंचम की लाट से जो मूर्ति से जो नाक गायब है तो ये तो फिर उनको बुरा लगेगा, तो समझो अपनी नाक कट गई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। मूर्तिकार पैसे से लाचार, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था, गरीब था, केवल गरीब ही था और बाकी हार मानने वाला नहीं था, कलाकार था वो। उसको कहीं ना कहीं उसके मन में ये हौस लगी थी कि इसको हम बनाएं तो कैसे बनाएं, ये विचार करता रहा कि बनाएंगे तो समय है, लेकिन बनाएंगे तो। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम जरूरी है। अब कमेटी में, सभा में
एक नई योजना प्रस्तुत की गई, पेश की गई कि नाक लगना जरूरी है भाई। इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बाप रे, ये देखिए नाक की नाक होती है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक। उस समय हिंदुस्तान की आबादी बेटा 40 करोड़ थी। उस समय देश की आबादी कितनी थी? 40 करोड़। 40 करोड़ 40 करोड़ की आबादी में मूर्तिकार सुझाव दे रहा है कि अगर जिंदा 40 करोड़ जो जिंदा हैं यहाँ के मनुष्य, यदि उनकी नाक, किसी की नाक 40 करोड़ की तलाश किया जाए, उसमें से अगर किसी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट बैठती है, उसकी नाक को काट लिया जाए। बैठती हैं तो अब बताए, हाँ, तो काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। ये बात मूर्तिकार ने जैसे ही कही, सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, माने हिचकिचाया। हाँ, तो और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। नाक चुनना, नाक लगाना मेरा काम है, सिर्फ आपकी इजाज़त चाहिए। आप मुझे मंजूरी दे दीजिए, आदेश दे दीजिए कि लगाओ, कैसे भी लगाओ। आप कह दीजिए, बस लग जाएगी। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे गई। माने कानाफूसी हुई आपस में। सभा में उपस्थित सब लोग एक दूसरे से धीमी गति में बात करने लगे कि कैसे लगाएगा, कैसे होगा, कैसे नहीं। ये तमाम बातें अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। ये पेपर में निकल आया, अखबार में, समाचार पत्र में। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। जिंदा नाक जो लगाई गई थी वो सूखने न पाए। तो इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। खास दिन, जिस दिन एलिजाबेथ आएंगी, रानी आएंगी, उस दिन इस मूर्ति पर नाक, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक हर हाल में लग जाना चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। अब इसमें से क्वेश्चन आएंगे। माने जिस दिन एलिजाबेथ आई, जॉर्ज पंचम की नाक लगी, उस दिन जो सुबह पेपर अखबार आया तो उसमें एक भी चित्र, शब्द का वर्णन नहीं था।
हवाई अड्डे स्टेशन स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी की ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, एक नाक। किसके लिए? बुद्ध माने मूर्ति के लिए। तो पूरा अखबार खाली हो गया। तो बेटा अब समझिए, सरकारी तंत्र में जांच पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उनकी पारंपरिक संस्कृति और उनकी सभ्यता की मानसिकता को दर्शाती है। और इसमें माने आपको इसमें जोड़ करके और भी लिखना है कि किस प्रकार से, माने देखिए जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हिंदुस्तानी कितना परेशान होते हैं, कितना मेहनत करते हैं, चारों तरफ मूर्तिकारों को दौड़ाते हैं। एक बुद्ध के लिए, एक मूर्ति के लिए उसकी नाक, ये भक्ति है, देशभक्ति। और फिर रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? देखिए अभी हमने बताया था ना कि ये ऐसे प्रश्न आएंगे। रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी यह थी कि हम इनसे सवाल भी नहीं कर सकते और इनके माने हिंदुस्तान जाएंगी, पाकिस्तान जाएंगी, नेपाल जाएंगी। ऐसी स्थिति में इन्हें कब कहाँ क्या पहनेगी और किस तरह का इन्हें हम ड्रेस सिलें, इसकी परेशानी ये थी। इस तरह से कहानी को पढ़ करके इसमें जितने प्रश्न हैं आप लिखिए। प्रश्न पहला लिख लेना, पहले प्रश्न का उत्तर लिख लेना और तीसरा लिख लेना, दूसरा भी लिख लेना, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद 5 क्वेश्चन इसमें आपको लिखना है बस। 5वां लिख लेना, और पांचवें के बाद लिख लेना पांचवें के बाद ये 9वां लिख लेना। 9वां, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? 5वां, 9वां, 3 इधर 2 इधर। 5 क्वेश्चन का आप उत्तर लिखना, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 9वां। चलिए 2 पाठ आपका समाप्त हुआ। थैंक यू। लिखिए।